समंदर किनारे बसा एक खूबसूरत शहर बेरूत, मिडल ईस्ट के मुल्क लेबनान की राजधानी। तारीख थी 18 अप्रैल 1983। दोपहर के 12:30 बज रहे थे। उस दिन बेरूत की सड़क पर एक काली जीएमसी पिकअप कार खड़ी थी। उस गाड़ी के पिछले हिस्से में विस्फोटक रखा था। उसका वजन इतना ज्यादा था कि गाड़ी का पिछला हिस्सा थोड़ा नीचे दब गया था। उसकी ताकत 2000 पाउंड टीएनटी के बराबर थी। गाड़ी का ड्राइवर आसपास के ट्रैफिक को देख रहा था। सामने से एक पुरानी हरी मर्सिडीज आई, जिसकी हेडलाइट 3 बार चमकी। ये इशारा था, मिशन शुरू कर दो। वहां से 1 मील दूर पर अमेरिकन एम्बेसी थी। 341 लोग वहां काम करते थे। अमेरिकियों की मदद, वीजा प्रोसेस और डिप्लोमेटिक काम वहीं से होते थे। दिन सोमवार का था और बाकी शहर अपने काम में मशगूल। 8 साल की जंग और टकराव से लोगों का मन ऊब गया था। उनको लग रहा था कि शहर में अमन वापस आ रहा है, क्योंकि 6 महीने पहले अमेरिकन मरीन्स आ चुके थे, जिससे हालात थोड़े बेहतर लगने लगे थे। लोग हमरा स्ट्रीट पर शॉपिंग कर रहे थे, कोई सिनेमा में जा रहा था तो कोई समंदर किनारे सैर कर रहा था। लेकिन अंदर ही अंदर माहौल फिर से बिगड़ने वाला था। पिछले कुछ हफ्तों में अमेरिका और बाकी पीस कीपिंग फोर्सेस पर हमले हुए थे। सिर्फ 4 दिन पहले किसी ने अमेरिकन एम्बेसी पर रॉकेट फायर किया था। पहाड़ों पर अब भी बर्फ पड़ी थी, लेकिन शहर में गर्मी धीरे धीरे लौट रही थी। एम्बेसी के अंदर भी काम चल रहा था। कोई कालीन बिछा रहा था, कोई वीजा लाइन में खड़ा था। पिछला दिन बेरूत मैराथन में बीता था, जिसमें कई स्टाफ शामिल हुए थे। उनमें से एक नौजवान मरीन बॉबी मैकमॉ भी था। वो सिर्फ 21 साल का था। अमेरिका से आया, बहुत फ्रेंडली था, मगर लड़ाई में भी माहिर था। उसने बेरूत में एक कार बम धमाका अपनी आंखों से देखा था। तब से वो और चौकन्ना रहने लगा था। रात को दोस्तों के साथ पार्टी करने के बाद उसने सुबह मजाक में कहा कि अगर कोई मेरी ड्यूटी ले ले तो मैं उसे 300 लीरा दूंगा, मगर किसी ने उसकी ड्यूटी लेने से मना कर दिया। सोमवार की सुबह वो एम्बेसी गेट पर खड़ा था। हैंगओवर के बावजूद उसने एक गुलाब लेकर वहां से गुजरने वाली एक महिला को दिया। उसी वक्त वो पिकअप गाड़ी एम्बेसी के करीब पहुंच रही थी। दूसरी तरफ एम्बेसी के अंदर CIA अफसर रॉबर्ट एम्स अपने साथियों के साथ मीटिंग में थे। एम्स मिडल ईस्ट का सबसे बड़ा एक्सपर्ट माना जाता था। उसने अरब दुनिया की गहरी समझ हासिल की थी। वो अक्सर प्रेसिडेंट रीगन को सीधे ब्रीफ करता था। उसी दिन दोपहर में बेरूत के लोग सोच रहे थे कि शायद अमन की सांस अब थोड़ी लंबी चलेगी, लेकिन उस पिकअप ट्रक में बैठा ड्राइवर और उसके पीछे छिपा विस्फोटक कुछ और ही कहानी लिखने वाला था। रॉबर्ट एम्स बेरूत आया तो उसके पीछे बहुत सारा वॉशिंगटन का दबाव था। वो न सिर्फ CIA का टॉप अफसर था, बल्कि प्रेसिडेंट तक सीधे रिपोर्ट करने वाला शख्स भी था। बाहर से बहुत सख्त और तजुर्बेकार नजर आता था, लेकिन घर पर अपने बच्चों के साथ डोनाल्ड डक की आवाज़ निकालकर उन्हें हंसाता, बास्केटबॉल कोचिंग करता और बीच बॉयज के गानों पर झूलती कुर्सी में बैठकर सुकून लेता था। उसकी बीवी यवोन कहती थी, एम्स उनके घर का मजबूत सहारा था। वॉशिंगटन में प्रेसिडेंट का मिडल ईस्ट वाला पीस प्लान ठहर सा गया था। इसी वजह से एम्स को फिर से बेरूत भेजा गया। अमेरिका जानता था कि उसके एम्बेसडर की सिक्योरिटी कितनी ज़रूरी है, क्योंकि पहले भी कई बार लेबनान में उनके एम्बेसडर्स पर जानलेवा हमले हो चुके थे। लेकिन असली मुश्किल एम्बेसी की बिल्डिंग थी। वो एक पुराना होटल था, जिसे कुछ सुरक्षा इंतजामों से मजबूत किया गया था, लेकिन वो फिर भी बहुत सेफ नहीं था। नीचे कैंटीन में एम्बेसी में ही काम करने वाली एन डैमरेल अपने साथी बॉब पियर्सन के साथ बैठी सलाद खा रही थी। वो थकी हुई थी और अगले हफ्ते बेरूत छोड़कर श्रीलंका जाने वाली थी। बॉब ने उसी लंच के दौरान मजाक में कहा, ये या तो दुनिया का अंत है या दूसरा आगाज। दोपहर 1:04 पर काली GMC पिकअप एम्बेसी के सामने वाले चौक पर आकर धीमी हुई। ड्राइवर ने मौका देखकर एक्सीलरेटर दबा दिया। गाड़ी सीधे एम्बेसी के घोड़े की नाल जैसे ड्राइववे में घुसी। उस वक्त एम्बेसडर की कार सामने खड़ी थी। अंदर मरीन बॉबी हैंगओवर के बावजूद ड्यूटी पर था। एन अपना सलाद खा रही थी। पिकअप लेबनानी सिक्योरिटी पोस्ट को पार कर गया। अब सिर्फ 10 गज का फासला बचा था। किसी के पास रिएक्ट करने का वक्त ही नहीं था और 1:05 पर पिकअप एम्बेसी के सामने जाकर टकराया और भयंकर धमाका हुआ। आग का गोल धुआं आसमान तक उठ गया। विस्फोट इतना भयंकर था कि 1 मील दूर तक खिड़कियां टूट गईं। 5 मील दूर समुद्र में खड़े अमेरिकन जहाजों ने भी झटका महसूस किया। वीजा के लिए खड़े लोग जलकर खाक हो गए। गाड़ियां किसी फिल्मी सीन जैसे ऊपर उड़ गईं। पूरी एम्बेसी की खिड़कियां चकनाचूर हो गईं और बीच का हिस्सा ताश के पत्ते जैसा बिखर गया। पल भर में सब तबाह बर्बाद हो गए। सायरन बजने लगे। काला धुआं आसमान की तरफ उठता चला गया और दोपहर की धूप को ढक लिया। अमेरिकन एम्बेसी का पूरा सामने का हिस्सा चकनाचूर हो चुका था। लॉबी ढह गई थी। गार्ड पोस्ट भी खत्म हो चुका था, जहां बॉबी मैकबा रोज गुलाब बांटा करता था। कैफेटेरिया, लाइब्रेरी, वीजा सेक्शन, सारे दफ्तर पल भर में मलबे में तब्दील हो गए।
धमाका इतना तेज था कि उससे बिजली भी चली गई, टेलीफोन लाइन कट गई, पाइप टूट गए, पानी बहने लगा, कंक्रीट के महीन धूल का गुबार चौतरफा छा गया। लोग सांस तक नहीं ले पा रहे थे क्योंकि आंसू गैस के कैन भी फट गए थे। कई लोगों को लगा कि धमाके से नहीं तो दम घुटने से वो मर जाएंगे। ये हमला न सिर्फ उस दौर का सबसे खतरनाक हमला था बल्कि आने वाले 40 साल की जंग की शुरुआत भी था। कुछ लोगों ने तो आवाज़ सुनी ही नहीं थी, लेकिन ज़मीन के तेज़ झटके ने उन्हें दीवारों और फर्श पर पटक दिया था। कहीं लोग खिड़की से बाहर जा गिरे, दूसरों को ऐसा लगा जैसे बिजली कड़की हो, और फिर पूरी बिल्डिंग बिखर गई। दरवाजे उखड़ कर उड़ गए, ताले और तिजोरियां खुल गईं, सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स हवा में बिखर गए। उस वक्त मरीन कॉर्पोरल रॉनी टुमोलो कैफेटेरिया में चावल खा रहा था। उसका साथी मरीन वायरलेस पर चिल्लाया, हम बड़े हमले में फंस गए हैं, रिएक्ट करो, मतलब हथियार लेकर तैयार हो जाओ। वो ऊपर भागा, लेकिन उसका कमरा बंद था। धमाके की वजह से दरवाज़ा जाम हो चुका था। उसने कंधा मारा, फिर लात मारी, और जब दरवाज़ा खुला तो सामने सिर्फ समंदर था। उसका पूरा कमरा नीचे से गायब हो चुका था। नीचे पहले माले पर स्टाफ सार्जेंट चार्ल्स लाइट बेहोशी से उठा तो उसने देखा उसके बूट तक गायब हो चुके थे। उसका ओक की लकड़ी से बना मजबूत डेस्क चूर चूर हो गया था। गोला बारूद जलने लगा, धुआं और गैस फैल गई। उसके सुनने की ताकत लौटी तो लोगों की चीखें सुनाई दी। धमाके के कुछ मिनट बाद ही इसकी जिम्मेदारी इस्लामिक जिहाद ऑर्गेनाइजेशन लेता है। कॉलर कहता है, ये ईरानी इनकलाब का हिस्सा है। हम हर इंपीरियलिस्ट टारगेट पर हमला करेंगे, लेबनान में ही नहीं दुनिया भर में भी। दोपहर तक रेस्क्यू जारी रहा। वाशिंगटन में प्रेसिडेंट रीगन ने इसे क्रूर और डरपोक हमला बताया। उन्होंने कहा, यह हमला हमें शांति की कोशिशों से रोक नहीं पाएगा। लेबनान के लोगों का हक है वो बिना हिंसा और बिना गैर कानूनी फॉरेन फोर्स की मौजूदगी के आम जिंदगी गुजार सके। The dastardly deed, the act of unparalleled cowardice that took their lives, was an attack on all of us, on our way of life and on the values we hold dear. रात 2:30 बजे सुजैन ने देखा कि अचानक सब रेस्क्यू वाले मलबे के एक हिस्से पर जमा हो गए। उसने अपनी डायरी में लिखा, एक बॉडी मिली, मेरा दिल थम गया, मुझे पता चल गया। एक ऑफिसर ने उसे पास बुलाकर पूछा कि क्या वो पहचान कर सकती है। उसने एक नज़र डाली और लिखा, हाँ। उसे पासपोर्ट और वॉलेट थमा दिया गया। लेबनान उस दौर में पूरी तरह बदलाव के दौर से गुजर रहा था। अमेरिकी एम्बेसी पर हुआ हमला उस लंबे सिलसिले का बस एक और खूनी वाकया था। इस जंग की जड़ें 1943 में पड़ी, जब लेबनान ने फ्रांस से आज़ादी हासिल की। उस वक्त एक नेशनल पैक्ट हुआ जिसमें ताकत को 3 बड़े धर्मों के बीच बांट दिया गया। 1932 के सेंसस के आधार पर, जो उस वक्त की एकलौती आधिकारिक गिनती थी, उसके मुताबिक ईसाई आबादी वहाँ 51% थी। इसी बुनियाद पर पैक्ट में तय किया गया कि मारोनाइट ईसाई प्रेसिडेंट का ओहदा रखेंगे, पीएम सुन्नी मुस्लिम होगा, और जो उस वक्त दूसरा बड़ा ग्रुप था यानी कि शिया मुस्लिम, वो पार्लियामेंट का स्पीकर होगा। ये सिस्टम ऊपर से तो बहुत सेक्युलर लगता था, लेकिन असल में ये एक सोशल टाइम बॉम्ब की तरह था। आने वाले वक्त में लेबनान की आबादी का नक्शा बदलने लगा। मुसलमानों की तादाद बढ़ने लगी और उन्होंने पॉलिटिक्स में बड़ा हिस्सा मांगना शुरू कर दिया। 1958 में हालात इतने बिगड़े कि अमेरिका के प्रेसिडेंट आइजनहावर ने थोड़े वक्त के लिए मरीन्स भेज दिए ताकि अमन कायम हो सके, और वहाँ के ईसाई हुक्मरानों ने अपनी ताकत बचाने के लिए मिलिशिया बना लिया, और इसके जवाब में मुसलमानों ने भी हथियार उठाना शुरू कर दिया। इसी तनाव भरे माहौल में 1970 में फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि PLO लेबनान आ गया। उनको जॉर्डन की फौज ने बाहर निकाल दिया था, क्योंकि जॉर्डन का कहना था कि उन्होंने वहां दंगे और अफरा तफरी फैला दी थी। PLO के लीडर यासिर अराफात ने वेस्ट बेरूत में ठिकाना बना लिया, जहां पहले से ज़्यादातर मुसलमान रहते थे। इस तरह लेबनान के अंदर ही एक और हुकूमत जैसी सूरत बन गई। लेबनान के मुसलमानों ने फिलिस्तीनियों का स्वागत किया, क्योंकि वो चाहते थे कि उनकी लड़ाई में ये फौज काम आए। धीरे धीरे फिलिस्तीनियों की ताकत इतनी बढ़ गई कि उनके गुरिल्ले लेबनानी लोगों को रोककर सरकारी आइडेंटिटी कार्ड तक चेक करने लगे। बाहर से आए लोगों का ये रवैया लेबनान के ईसाइयों को खासकर बेहद नागवार गुजरा। ऊपर से अराफात ने इजराइल पर हमले शुरू कर दिए, और इसका जवाब इजराइल ने बेरूत पर बमबारी और छापों से दिया। इससे पूरा शहर तबाही का शिकार हुआ। ईसाई अब ये मांग करने लगे कि लेबनान की फौज भी जॉर्डन की तरह फिलिस्तीनियों को मुल्क से बाहर निकाल दे। 13 अप्रैल 1975 को बेरूत में हालात अपने चरम पर पहुंच गए। उस सुबह एक चर्च के बाहर कुछ लोगों ने फायरिंग करके 4 ईसाइयों को मार दिया। उसी दिन कुछ देर बाद ईसाई मिलिशिया ने एक बस पर हमला कर दिया जिसमें फिलिस्तीनी सफर कर रहे थे। उन्होंने गोलियां चलाकर 27 लोगों को मार डाला और 19 को जख्मी कर दिया। ये वाकयात ऐसी हिंसा की शुरुआत बने जिसने पूरे लेबनान को अपनी गिरफ्त में ले लिया। फौज भी मजहबी लाइनों में बढ़ गई और देखते ही देखते मुल्क सिविल वॉर में डूब गया। सिर्फ 19 महीने में 60,000 मर्द, औरतें, बच्चे मारे गए। इतने छोटे से मुल्क के लिए, जहां उस वक्त सिर्फ 3 मिलियन आबादी थी, मरने वालों की ये तादाद बहुत बड़ी थी। बेरूत, जो कभी मिडिल ईस्ट का पेरिस कहा जाता था, तबाही में बदल गया। लड़ाई में किसी की जीत हुई नहीं
और आखिरकार 30,000 सीरियन फौजियों ने, जिन्हें सऊदी अरब की फंडिंग थी, वहां आकर पीस कीपिंग फोर्स की तरह काम करने लगे और लड़ाई को रोका। लेकिन तब तक शहर की गली गली, अपार्टमेंट्स, होटल और कारोबार खंडहर बन चुके थे। मुल्क की इकॉनमी तबाह हो गई और गवर्नमेंट सर्विसेज तक मिट गई। यहाँ तक कि पुलिस और पोस्टल सेवाएं भी तबाह हो गई थी और लेबनान मजहबी आधार पर टुकड़ों में बंट गया था। ईसाई हुकूमत और उनकी मिलिशिया सिर्फ ईस्ट बैरूत के आसपास पहाड़ों के कुछ इलाकों तक सिमट गई। मुसलमान मिलिशिया और फिलिस्तीनी वेस्ट बैरूत और राजधानी के दक्षिणी हिस्से तक काबिज हो गए। शिया के साथ खड़े सीरियन फौजी त्रिपोली और बेका घाटी पर हावी हो गए। द्रुज मुसलमानों ने शूफ पहाड़ों में डेरा डाल लिया, जहां से पूरी राजधानी उनको नजर आ रही थी। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने उस वक्त लिखा था कि लेबनान पर जो आफत टूटी है उसे महसूस किए बिना समझा नहीं जा सकता। अगले कई साल तक लेबनान शांति की तलाश करता रहा, लेकिन हालात कभी नॉर्मल नहीं हुए। कभी तोपों की बमबारी, कभी धमाके, कभी गोलियों की आवाजें उस मुल्क की रोजमर्रा की हकीकत बन गई। डिफेंस सेक्रेटरी कैस्पर वाइनबर्गर ने उस वक्त कहा था कि लेबनान एक ऐसा कत्लगाह बन चुका है जहां सीरिया, इजराइल और पीएलओ के इंटरेस्ट आपस में टकरा कर लोकल लोगों के साथ मिलकर एक ऐसा डरावना मंजर बना रहे हैं जो किसी बुरे ख्वाब जैसा है। हालांकि ये लड़ाई हमेशा मजहबी थी नहीं। कई बार सबसे खतरनाक झगड़े ईसाई मिलिशियाओं के आपस में भी हुए। ये लड़ाई पावर, पैसे और इलाके हथियाने के लिए भी थी। न्यूयॉर्क टाइम्स के रिपोर्टर थॉमस फ्रीडमैन ने लिखा कि इन लड़ाकों ने मजहबी लिबास छोड़ दिया था। उन्हें ज्यादा शौक कोलोन, सोने की चेन, बुलेट प्रूफ मर्सिडीज में घूमने का था। फ्रीडमैन ने तंज कसते हुए कहा कि ये ईसाई वैसे ही ईसाई थे जैसे गॉडफादर फिल्म का किरदार ईसाई था। 1980 की गर्मियों तक फलांगे सबसे बड़ी ईसाई मिलिशिया बन चुकी थी। इसे 32 साल का बशीर जमायल चला रहा था। उसने अपने ज्यादातर दुश्मनों को मिटा दिया था, यहाँ तक कि कुछ को होटल के ऊपरी मंजिलों से नीचे फेंक कर मार डाला था। फ्रीडमैन ने लिखा, जमायल गैंगस्टर के स्टाइल में कत्ल करने में माहिर है। लेबनान की इस जद्दोजहद में इजराइल ईसाइयों का साथ दे रहा था। उन्हें पैसे, हथियार और ट्रेनिंग दी जा रही थी क्योंकि दोनों का मकसद पीएलओ को मिटाना था। फ्रीडमैन ने लिखा कि इजरायली बहुत जल्दी उस शख्स पर भरोसा कर लेते हैं जो उन पर ध्यान देता है। लेकिन जमायल ने सिर्फ ध्यान नहीं दिया, बल्कि ये भी कहा कि वो और इजराइल मिलकर लेबनान को बदल सकते हैं और एक पीस डील कर सकते हैं। इजराइल बहुत खुश हुआ, लेकिन फिलिस्तीनी अकेले नहीं थे। इजिप्ट और दूसरे अरब मुल्कों की तरह सीरिया का रोल भी लेबनान में सिर्फ मदद करने वाला नहीं था, बल्कि प्रेसिडेंट हाफिज असद का सपना था कि अपने मुल्क के इलाके को और ताकतवर बनाया जाए। सिर्फ जमीन ही नहीं चाहिए थी सीरिया को, बल्कि वो बैरूत में एक ऐसी हुकूमत बनाना चाहता था जो उसकी बात माने और इजराइल के बढ़ते असर को रोके। 1981 में जमायल की फलांजिस्ट फोर्सेज ने कोशिश की कि जाहले शहर पर कंट्रोल कर लिया जाए। इलाका ज़्यादातर मसीही आबादी वाला था और सीरिया के कंट्रोल में आने वाले बेका वादी का एक अहम हिस्सा था। जवाब में सीरिया ने जाहले को घेर लिया, गोले बरसाए और खेतों में आग लगा दी। सीरिया को कमजोर करने की जल्दी में इजराइल ने धमकी दी कि वो मसीहियों की मदद में जंग में कूद जाएगा। उस वक्त इजराइल के पीएम बेनाहेम बेगिन ने कहा, हम लेबनान में एक नस्ल को खत्म करने की साजिश नहीं होने देंगे। 28 अप्रैल 1981 को इजराइल ने सीरिया के 2 हेलीकॉप्टर मार दिए। इस पर प्रेसिडेंट असद ने जवाब में सोवियत के बनाए हुए मोबाइल मिसाइल सिस्टम लेबनान में तैनात कर दिए, जो हवा में आने वाले हमलों को रोकने के लिए थे। इजराइल ने फौरन धमकी दी कि अगर ये मिसाइल हटाए नहीं गए तो वो उन्हें पूरी तरह तबाह कर देगा। इस पूरे माहौल को और ज्यादा बिगाड़ते हुए इजरायली जहाजों ने बैरूत और लेबनान के जुनूबी हिस्से में फिलिस्तीनी ठिकानों पर जोरदार बमबारी की। जवाब में फिलिस्तीनियों ने रॉकेट और तोपों से हमला किया, जिससे इजराइल के उत्तरी हिस्से की माशी हालत बुरी तरह से चरमरा गई। ये बढ़ती हुई जंग अमेरिका में बैठे हुक्कामों के लिए फिक्र की वजह बन गई। वाशिंगटन में अलार्म बज गया। उन्हें डर था कि ये लड़ाई किसी बड़े अरब इजराइल टकराव का आगाज बन सकती है, जो पूरे इलाके में वेस्टर्न फायदे और असर को खतरे में डाल देगी। अमेरिका के उस वक्त के डिफेंस मिनिस्टर वाइनबर्गर ने लिखा, लेबनान एक बारूद का ढेर बन चुका था, जहां कभी भी एक और अरब इजराइल जंग शुरू हो सकती थी। इस हालात को संभालने के लिए प्रेसिडेंट रीगन ने एक रिटायर्ड अमेरिकी डिप्लोमेट फिलिप हबीब को भेजा। हबीब वही थे जिन्होंने प्रेसिडेंट निक्सन के दौर में वियतनाम की जंग खत्म करवाने वाली 1973 पेरिस डील कराने में बड़ी मदद कर चुके थे। लेबनानी मूल के बेटे हबीब ऐनक लगाए हुए मिडल ईस्ट पहुंचे और लंबी बातचीत के बाद 24 जुलाई 1981 को उन्होंने एक कामयाब सीज फायर करवा दिया। लेकिन ये अमन ज्यादा दिन तक टिका नहीं। इसी माहौल में एरियल शेरोन सामने आए। वो इजराइल के नए डिफेंस मिनिस्टर थे, लंबे चौड़े और तेज मिजाज वाले। उनका एक ही मकसद था, फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि पीएलओ को पूरी तरह मिटा देना। उनके लिए इस तंजीम का वजूद ही इजराइल के लिए एक बड़ा खतरा था। शेरोन कई महीनों से चुपचाप जंग की तैयारी कर रहे थे।
उन्हें बस एक ऐसा बहाना चाहिए था जिससे सीज फायर को तोड़ा जा सके। ये मौका उन्हें 3 जून 1982 को मिला, जब एक अरब शख्स ने यूनाइटेड किंगडम में इसराइल के एम्बेसडर श्लोमो आर्गो को गोली मार दी और वो जख्मी हो गए। इसराइल ने अगले ही दिन हवाई हमला कर दिया, ये बिना देखे कि गोली जिसने चलाई थी वो असल में यासिर अराफात की तंजीम का हिस्सा भी नहीं था। फिर 2 दिन बाद 6 जून को इजरायली फौज ने पीस फॉर द गलीली नाम से एक मिलिट्री ऑपरेशन शुरू किया और लेबनान पर हमला बोल दिया। शेरोन ने अपने बाकी कैबिनेट साथियों को यकीन दिलाया कि ये मिशन बहुत सीमित है और इसका मकसद सिर्फ जनूबी लेबनान के 25 मील हिस्से पर कब्जा करना है ताकि इजरायली इलाकों पर आगे से रॉकेट हमले वहां से न हो सके। उन्होंने कहा, बैरूत इस प्लान से बाहर है। पीएम बेगिन ने प्रेसिडेंट रीगन से भी यही कहा, लेकिन शेरोन का इरादा सिर्फ जनूबी लेबनान तक रुकने का नहीं था। उन्होंने अपनी फौज को हुक्म दिया कि वो सीधा बैरूत तक पहुंचे। वहां पहुंचकर इजरायली फौज ने एक बड़े नक्शे पर बैरूत की हर इमारत को गिनकर नंबर दिया, तकरीबन 25,000 इमारतों को, ताकि हमले सही जगह पर किए जा सके। सीरिया ने इसका एतराज़ किया, लेकिन जवाब में इजराइल ने असद के 2 दर्जन से ज़्यादा मिसाइल सिस्टम तबाह कर दिए और दर्जनों अरब जहाज़ भी गिरा दिए। इतनी तादाद में अरब जहाज़ मारे गए कि पत्रकारों ने इस जंग को वेका वैली की टर्की शूट का नाम दे दिया। इसके बाद इजराइल ने बैरूत को चारों तरफ से घेर लिया। शहर की बिजली और पानी को काट दिया गया। 5 लाख से ज्यादा लोग इस घेराबंदी में फंस गए। इस पूरे घेराव का मकसद था कि फिलिस्तीनी लड़ाकों को शहर से बाहर निकाला जाए। इजराइल ने बेदर्दी से बैरूत पर बमबारी की, गोले बरसाए, अपार्टमेंट, अस्पताल और पार्क तक निशाना बनाए गए, जहां हजारों लोग पनाह लिए हुए थे जो लेबनान के तबाह हो चुके जुनूबी इलाकों से भाग कर आए थे। एक मशहूर लेखक जैक एंडरसन ने लिखा, लेबनान जैसे मुल्क के लिए भी जहां लोग मुसीबतों के आदी हो चुके हैं, वेस्ट बैरूत की ये बमबारी हद से ज्यादा दर्दनाक थी। कुछ ही दिनों में इजराइल ने वेस्ट बैरूत पर 8,000 से ज्यादा गोले दागे। बैरूत में हालात तेजी से बिगड़ते चले गए। गलियों में गंदगी और गंदे पानी की बाढ़ आ गई। जलते हुए कूड़े की बदबू से पूरा शहर धुएं और बू में डूबा रहा। एक अंग्रेज रिपोर्टर ने लिखा, सड़क पर चलना ऐसे है जैसे किसी भरे हुए एश ट्रे में घूम रहे हों। लोग भूखे और सहमे हुए मलबे में से कुछ खाने या बची चीजें ढूंढते रहते थे। न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा, वेस्ट बैरूत की पूरी जिंदगी धीरे धीरे टूटती जा रही है। महीने बीतते गए और जंग ज्यादा गहरी होती गई। अमेरिका में रात को आने वाले न्यूज प्रोग्राम्स में हर रोज बैरूत के तबाह हो चुके मकान, जख्मी और लहूलुहान आम लोग दिखाए जाने लगे। इन तस्वीरों ने अमेरिका के अंदर इसराइल के लिए जो पहले हमदर्दी थी वो धीरे धीरे कम होने लगी। यहाँ तक कि कांग्रेस के कुछ मेंबर्स भी इसराइल से नाखुश होने लगे। रिपब्लिकन सीनेटर जेसी हेल्म्स ने यहाँ तक कह दिया था कि बेगिन ने तो वो कर दिया जो कोई सोच भी नहीं सकता था। उन्होंने अराफात को लोगों की नज़र में एक हमदर्द बना दिया। रीगन के करीबी लोग डरने लगे थे कि इसराइल की इन हरकतों का सियासी असर प्रेसिडेंट पर भी पड़ सकता है, खासतौर पर तब जब ये सामने आया कि इसराइल अमेरिका के बनाए हुए क्लस्टर बम का इस्तेमाल कर रहा है। अमेरिका के फॉरेन मिनिस्टर जॉर्ज शुल्ट्ज ने बाद में याद किया कि अमेरिका एक अजीब हालत में फंस गया था। अरब दुनिया ने इसराइल के हर काम के लिए हमें जिम्मेदार ठहराया क्योंकि हम उसके बड़े साथी और मददगार माने जाते थे, और अब वो हमसे चाहते थे कि हम जंग को रोकने के लिए कोई जिम्मेदार रोल अदा करें। खासतौर पर लेबनान की सरकार ने हम पर बहुत भरोसा जताया कि हम बाहर से आए हमलावरों से उन्हें बचाएंगे और उनकी मदद करेंगे ताकि उनका मुल्क फिर से एकजुट हो सके। रीगन ने अपनी डायरी में साफ लिखा कि वो इस जंग से बेहद नाराज थे। 1 अगस्त को उन्होंने लिखा, ये कत्ल व गरद अब बंद होनी चाहिए, लेकिन जंग फिर भी जारी रही। 12 अगस्त को इसराइल ने 11 घंटे तक बैरूत पर बमबारी की। इसके बाद व्हाइट हाउस के डेप्यूटी चीफ ऑफ स्टाफ माइकल डीवर गुस्से में रीगन के ऑफिस पहुंचे। उन्होंने कहा, सर मुझे जाना होगा। रीगन ने हैरानी से पूछा, क्या मतलब है तुम्हारा? डीवर ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मैं अब इस सब का हिस्सा नहीं बन सकता। ये बमबारी, मासूम बच्चों का कत्ल, ये गलत है। फिर उन्होंने रीगन की तरफ देखा और कहा, और इस वक्त पूरी दुनिया में एक ही शख्स है जो ये सब रोक सकता है, और वो आप हैं। आपको बस बेगिन से साफ कहना है कि अब इसे रोकना है। सुबह 11:15 पर प्रेसिडेंट रीगन ने इसराइल के पीएम बेगिन को फोन किया। उन्होंने बेगिन को सख्त लहजे में आगाह किया कि अगर वो नहीं रुके तो जंग की सबसे बड़ी पहचान वो तस्वीर बन जाएगी जिसमें एक 7 महीने का बच्चा है जिसकी दोनों बाहें उड़ चुकी हैं। ये वही तस्वीर थी जो कुछ दिन पहले वॉशिंगटन पोस्ट में छपी थी। बेगिन ने नाराजगी के साथ जवाब दिया, मिस्टर प्रेसिडेंट, मैं कत्लेआम के बारे में सब जानता हूँ। रीगन ने दोबारा जोर देकर कहा, अब हद हो चुकी है, तुम्हें इसे हर हाल में रोकना होगा। उन्होंने साफ कर दिया कि ये जंग अब इसराइल और अमेरिका के रिश्ते को भी खतरे में डाल रही है। फिर रीगन ने अपनी डायरी में लिखा, 20 मिनट बाद उसने कॉल करके बताया कि उसने बमबारी रुकवाने का हुक्म दे दिया है और हमारी दोस्ती बनाए रखने की गुजारिश की। प्रेसिडेंट रीगन ने डीवर से बड़ी सादगी से कहा, मुझे पता नहीं था कि मेरे पास इतनी ताकत है।
इसराइल के लगातार हमलों और साथ ही किसी भी अरब मुल्क की तरफ से अराफात की मदद के लिए न आगे आने ने उन्हें इस नतीजे पर पहुंचा दिया कि अब लेबनान छोड़ना ही पड़ेगा। लेकिन अराफात ने यह मानने से इनकार कर दिया कि वो इजरायली बंदूकों के डर से जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो तभी निकलेंगे जब उन्हें एक ऐसी फोर्स की हिफाजत मिले जो कई मुल्कों से मिलकर बनी हो। आखिरकार एक डील हुई जिसमें तय हुआ कि अराफात और उनके साथियों की हिफाजत के लिए 800 अमेरिकी मरीन सैनिक 32वीं मरीन यूनिट से भेजे जाएंगे और उनके साथ 800 फ्रांस के और 400 इटली के सिपाही भी होंगे। लगभग 15,000 लड़ाके जो फिर कुछ ही हफ्तों में जॉर्डन, सीरिया, इराक और कुछ दूसरे मुल्कों में फैल जाएंगे। उन्हें लेबनान से रवाना किया गया, लेकिन ये सब एक शर्त पर हुआ कि जो फिलिस्तीनी आम लोग अब भी लेबनान में रिफ्यूजी कैंपों में रह रहे हैं उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। वाइनबर्गर और अमेरिका की ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ इस फैसले के खिलाफ थे कि अमेरिकी फौज को लेबनान भेजा जाए। उनके मुताबिक लेबनान की ये हालत एक बेमतलब की उलझन थी जो अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच चल रही कोल्ड वॉर में एक नया मोर्चा खोल सकती थी। जनरल जॉनी वेसी, जो वर्ल्ड वॉर II में अफ्रीका और इटली में लड़ चुके थे, उन्होंने साफ कहा कि ऐसी सूरत में अमन बनाए रखने का काम किसी और छोटे मुल्क को नहीं करना चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी, इजराइल और अरब मुल्कों के बीच अमेरिकी सिपाहियों को खड़ा करना बहुत खतरनाक होगा। लेकिन प्रेसिडेंट रीगन ने पेंटागन की इस राय को नज़रअंदाज करते हुए आखिरी फैसला लिया। इस फैसले के साथ ही अमेरिका, जो पिछले 7 सालों से इस जंग से दूरी बनाए बैठा था, अब सीधा मैदान में उतर आया। रिपोर्टर डेविड मार्टिन और जॉन वॉलकॉट ने लिखा, लेबनान में अमेरिका की नाकामी शुरू हो गई थी, अच्छे इरादों और इंसानियत की बातों के लिबास में लिपटी हुई। 25 अगस्त 1982 को अमेरिकी मरीन लेबनान की ज़मीन पर उतरे। आने वाले कुछ दिनों में वो फोर्स, जिसका हिस्सा अमेरिका, फ्रांस और इटली थे, बेरूत के बंदरगाह और शहर के रास्तों पर पहरा देती रही। फिलिस्तीनी लड़ाके जो अब वापसी की तैयारी में थे, जश्न में फायरिंग करते हुए शहर से निकलते रहे। कोई समंदर के रास्ते जा रहा था, कोई ज़मीन के रास्ते। अराफात खुद 30 अगस्त को निकले। उनका जाना किसी रॉक कॉन्सर्ट जैसे नज़ारे में बदल गया। पोर्ट पर उनके चाहने वालों की भीड़ उमड़ आई। अराफात ने जाते हुए कहा, मेरा दिल का एक हिस्सा यहीं रह गया है। ये मिशन अपनी पहली झलक में पूरी तरह से कामयाब लगा। जिस मिशन के लिए शुरू में तय किया गया था कि मरीन से 1 महीने तक लेबनान में रहेंगे, वो इतनी जल्दी खत्म कर दिया गया कि 17 दिन बाद ही वाइनबर्गर ने घबराकर अमेरिकी फौज को वापस जहाज़ों में बुला लिया। एक भी गोली चले बिना अमेरिकी सिपाही चुपचाप लौट गए। रीगन ने इसे कामयाबी के तौर पर देखा और इसके बाद उन्होंने मिडल ईस्ट के लिए एक शांति का प्लान पेश किया। इस प्लान में मांग की गई थी कि इजराइल अपने कब्जे वाले इलाकों में बस्तियां बनाना बंद करे और वेस्ट बैंक और गजा में फिलिस्तीनियों को पूरी आज़ादी का हक दिया जाए और इसमें जॉर्डन उनकी मदद करे। प्रेसिडेंट रीगन को उम्मीद थी कि उनका ये बड़ा प्लान इजराइल और उसके अरब पड़ोसियों के बीच जो अमन की बातचीत रुकी पड़ी थी उसको फिर से शुरू करवा सकेगा। 1 सितंबर को रीगन ने अमेरिकी आवाम को टीवी पर मुखातिब होते हुए कहा, अब वक्त आ गया है कि मिडल ईस्ट के लोग हकीकत को पहचानें। लेकिन ये जोश और कामयाबी ज़्यादा दिन तक नहीं टिक पाई। इजराइल को रीगन का ये प्लान बिल्कुल पसंद नहीं आया। एक इजरायली अफसर ने बाद में कहा, बेगिन ने रीगन को ऐसे देखा जैसे किसी गद्दार को देखा जाता है। पीएम बेगिन ने वाइनबर्गर की इजराइल दौरे पर लगभग 4 घंटे तक नाराज़गी से बात की और जब रीगन से सामना हुआ तो उनका रवैया उतना ही सख्त था। उन्होंने रीगन से कहा, दोस्त कभी अपने दोस्त को कमज़ोर नहीं करता, साथी कभी अपने साथी को खतरे में नहीं डालता। लेकिन रीगन के लिए मुश्किलें यहीं ख़त्म नहीं हुई, असल मुसीबतें तो अब शुरू होने वाली थी। 14 सितंबर की शाम को करीब 4 बजे बैशीर जमायल का काफिला बेरूत में फलांजिस्ट पार्टी के हेडक्वार्टर पहुंचा, जहां उसने अपने खिताब के लिए तैयारी की थी। बैशीर, जो पहले क्रिश्चियन मिलिशिया लीडर था और कई बार CIA से पैसे भी लेता रहा, अब एक नेता की तरह सोचने लगा था। जैसे जैसे वक्त गुजरा उसने अपनी शख्सियत को बदला और अमेरिका के एम्बेसडर डिलन से गहरी दोस्ती बना ली। डिलन ने कहा, मैंने बशीर में लेबनान के लिए एक मुमकिन लीडर देखा। बशीर को अब ये भी समझ आ गया था कि अगर लेबनान में अमन लाना है तो शियाओं को अपनाना ज़रूरी है। शिया जो उस वक्त लेबनान के 2 बड़े मुस्लिम फ़िरक़ों में से सबसे ज़्यादा बड़ी तादाद में थे, लेकिन साथ ही सबसे गरीब और सबसे ज़्यादा नज़रअंदाज भी थे। डिलन ने माना, हम सब ने शियाओं की अहमियत को बहुत कम आंका। कुछ ही हफ्ते पहले लेबनान की पार्लियामेंट ने इजराइल की तरफ से दिए गए बड़े पैमाने पर रिश्वत के सहारे बशीर को प्रेसिडेंट चुन लिया था। उसका हलफ 9 दिन बाद होना था। इसके बदले में बशीर ने वादा किया था कि वो बचे हुए फिलिस्तीनी लड़ाकों को मुल्क से बाहर निकालेगा और सरहदों पर आखिरकार सुकून लौटाएगा। इजराइल बशीर की जीत से इतना खुश हो गया कि अमेरिका के मिनिस्टर शुल्ज को कहना पड़ा कि तुम अपने चक्कर में उसे फंसाओगे। जमाल 2 बार पहले भी अपनी हत्या की कोशिशों से बच चुका था और अपनी 18 महीने की बेटी भी एक दूर फटने वाले कार बम धमाके में खो चुका था। उसे अपनी आदतें बदलनी चाहिए थी, लेकिन उसने ऐसा किया नहीं। जमाल के हफ्ते में एक बार होने वाली स्पीच के एक दिन पहले 26 साल के हबीब
तानियूस शर्तूनी, जो कि नेशनल सीरियन सोशलिस्ट पार्टी से था और रोम में एक सीरियन खुफिया ऑफिसर के आदेश पर काम कर रहा था, उसने अपनी बहन के तीसरे मंजिल के फ्लैट में एक सूटकेस बॉम्ब रख दिया था। ये फ्लैट ठीक उस जगह के ऊपर था जहां बशीर स्पीच देता था। बशीर ने स्पीच देनी शुरू की जब मशहूर पूर्व प्रेसिडेंट बिशारा एल-कुरी का सलीका बनाया गया। उनके बेटों ने इस पर आपत्ति जताई कि उस सलीके का चेहरा उनके पिता की तस्वीर से बिल्कुल अलग है, लेकिन धीरे धीरे वो सलीके के आदी हो गए और भूल गए कि वो उनके घरों की तस्वीरों से बिल्कुल मेल नहीं खाता था। अब यही बात नए प्रेसिडेंट के साथ भी होगी। विरोध करने वाले उसकी तस्वीर के आदी हो जाएंगे, भले ही वे उसे पसंद न करते हों। शाम के 4:10 पर शर्तूनी ने रिमोट कंट्रोल से बम को उड़ा दिया। एक जबरदस्त धमाका हुआ जो पूरे शहर में महसूस किया गया और 3 मंजिला इमारत पूरी तरह से ढह गई। हर मंजिल एक दूसरे के ऊपर दब गई। शुरुआत में अफवाहें फैलीं कि जमायल बच गया है, लेकिन जैसे जैसे समय बीता लोकल अस्पतालों में उसे खोजने की कोशिशें भी कम होती गईं। रात 9:45 पर मोसाद एजेंट ने एक अस्पताल में पड़ी लाश की कलाई पर पहनी हुई घड़ी पहचान ली, मगर उस इंसान का चेहरा पूरी तरह से टूट चुका था। इजरायली इतिहासकार जीव शिफ और यहूदियारी ने लिखा कि पहचान का आखिरी सबूत उस शव की जेब में मिला, जमायल के सफ़ेद सुनहरी शादी की अंगूठी। जमायल की हत्या ने इजरायल को बहुत गुस्सा दिलाया, क्योंकि वो इसे लेबनान पर अपने असर को कमज़ोर करने वाली बड़ी चोट समझने लगा था। उसकी हत्या से शैरोन का वो प्लान भी अधूरा रह गया जिसमें वो लेबनान में पीएलओ की बची हुई राजनीतिक ताकत को ख़त्म करना चाहता था। जमायल की मौत के कुछ घंटों के बाद ही इजरायली सेना फिर से बैरूत में दाखिल हो गई, इस बार ऑपरेशन आयरन माइंड के तहत। जनता को बताया गया कि उनका मकसद राजधानी को अफरा तफरी से बचाना है, लेकिन शैरोन के इरादे अलग थे। इजरायली फौज ने फिलिस्तीनी रेफ्यूजी कैंप्स साबरा और शतीला को घेर लिया। शैरोन को यकीन था कि कैंपों में भले ही फिलिस्तीनी लड़ाके वहां से निकल गए हों, फिर भी करीब 3000 लड़ाके मौजूद हैं। ये बात बाद में डिलन ने गलत साबित की। डिलन ने बताया कि वहां लगभग कोई जवान आदमी नहीं था, बस बूढ़े आदमी, औरतें और बच्चे थे। शैरोन ने फलांज मिलिशिया के नेताओं से मुलाकात की जो जमायल की हत्या से बहुत गुस्सा थे। उसने उन्हें ऑर्डर दिया कि वो उन कैंपों में जाएं और आतंकियों को ढूंढ कर बाहर निकालें। शैरोन ने हुक्म दिया, मैं नहीं चाहता कि उनमें से कोई भी बचा रहे। 16 सितंबर की रात फलांज मिलिशिया के लड़ाके धीरे धीरे कैंपों में घुसे। इस ऑपरेशन में मदद के लिए इजरायल ने 81 mm की रोशनी फ्यूज फायर की और बाद में हवाई जहाज से और भी गिराए। फिर मिलिशिया के लोग एक एक घर में जाकर लोगों का कत्लेआम करने लगे। ये नरसंहार 36 घंटे तक चलता रहा। हिंसा की खबर धीरे धीरे बाहर आने लगी। 17 सितंबर को ब्रिटिश रिपोर्टर रॉबर्ट फिस्क अपने वॉशिंगटन पोस्ट के साथी लॉरेन जेनकिंस से मिले, जो कॉमोडोर होटल की लॉबी में फ़ोन पर थे, जहां कई विदेशी पत्रकार रुके हुए थे। फिस्की उन्होंने कहा, कैंपों में कुछ हो रहा है। अगले दिन रिपोर्टर वहां पहुंचे तो उनका स्वागत लाखों मक्खियों ने किया। मुंह पर रुमाल दबाए पत्रकार खून खराबे के बीच से गुजर रहे थे। उन्होंने कहा, जब हमने 100 शव देख लिए तो गिनती करनी बंद कर दी। हर गली में शव पड़े थे। जीसस क्राइस्ट, ये लफ्ज़ बार बार बोल रहा था एसोसिएटेड प्रेस का फोटो जर्नलिस्ट बिल फोली। न्यूयॉर्क टाइम्स के फ्राइडमैन उस हिंसा को देखकर हिल गए थे। उन्होंने लिखा कि वहां किसी को भी बख्शा नहीं गया था, यहां तक कि घोड़े को भी नहीं। फ्राइडमैन ने अपना दर्द और गुस्सा 4 पन्नों की रिपोर्ट में न्यूयॉर्क टाइम्स में लिखा, जो बाद में उन्हें इंटरनेशनल रिपोर्टिंग का पुलित्जर अवार्ड भी दिला गया। उन्होंने साफ लिखा कि सबरा और शातिला उनके लिए एक निजी सदमा बन गया था। एक यहूदी रिपोर्टर होने के नाते वो लिखते हैं कि बैरूत के किनारे जिस इजराइल को उन्होंने देखा वो वैसा इजराइल नहीं था जिसके बारे में उन्होंने हमेशा बहादुर और हीरो जैसी तस्वीर पढ़ाई और सुनाई गई थी। कातिलों ने जल्दीबाजी में बुलडोजर से लाशों को दफन करने की कोशिश भी की थी, मगर काम पूरा नहीं कर पाए। यह कत्ल-ए-आम की खबर टाइम मैगजीन के कवर पर छपी और अमेरिकी लीडर्स भी दहल गए। मॉरिस ड्रेपर, जो हबीब के साथ मिडल ईस्ट के लिए खास एलची थे, उन्होंने सीधे शैरोन को मैसेज लिखवाया। उसमें कहा गया कि मेरे लोग कैंप में लाशें गिर रहे हैं, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। हालात बिल्कुल हैरान कर देने वाले हैं। वहाँ बच्चों तक को मारा जा रहा है। तुम्हारे फौजियों का पूरा काबू उस जगह पर है, इसलिए जिम्मेदारी भी तुम्हारी ही है। अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट शुल्ज ने यही कहा कि वो हिल गए हैं और दहशत में हैं। प्रेसिडेंट रीगन भी गुस्से में थे। उन्होंने बाकायदा बयान जारी करके कहा कि हर शरीफ इंसान को इन कत्लों, जिसमें औरतें बच्चे भी शामिल थे, पर गुस्सा और नफरत महसूस करनी चाहिए।
इस कत्लेआम ने अमेरिका को दुनिया के सामने मजाक बना दिया और आलोचकों ने डिफेंस सेक्रेटरी वाइनबर्गर पर इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने मरीन्स को बहुत जल्दी वापस बुला लिया। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के अफसर ने याद किया कि हमने फिलिस्तीनी सिविलियंस की हिफाजत का वादा किया था, मगर हमारे ही साथी इजरायली थे जिन्होंने ये कत्लेआम होने दिया और असल में कत्ल करने वाले हमारे अपने लड़के बशीर जमायल के फौजी थे। प्रेसिडेंट रीगन का रुख सख्त था। उन्होंने साफ कहा कि इजरायल को फौरन बेरूत से निकालना होगा और उसके बाद तमाम विदेशी फौजों को भी लेबनान छोड़ना होगा। इस मकसद के लिए रीगन चाहते थे कि मरीन्स को फिर से भेजा जाए और उन्हें एक नए मल्टीनेशनल फोर्स का हिस्सा बनाया जाए। शुल्ज ने इस प्लान का साथ दिया, लेकिन वाइनबर्गर और जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ ने फिर एतराज़ किया। वाइनबर्गर ने चेतावनी दी कि हमें बैरूत की पुलिस नहीं बनना चाहिए, मगर रीगन ने उनसे कहा कि मैं तुम्हारी चिंताओं को समझता हूँ, लेकिन अब हमारे पास कोई और चारा है नहीं, हमें वापस जाना ही होगा और वहाँ अमन कायम करना होगा। 20 सितंबर को अमेरिकी आवाम से बात करते हुए प्रेसिडेंट ने कहा कि अब बातें करने का वक्त ख़त्म हो गया है, दुनिया में अमन लाने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि बैरूत में अमेरिकी फोर्सेस की मौजूदगी फिर से कुछ ही वक्त के लिए होगी, लेकिन उन्होंने ये नतीजा निकाला है कि अगर लेबनान को अपने पैरों पर खड़ा होना है तो उनके सैनिकों को वापस जाना होगा। पहले मिशन में अमेरिकी फोर्सेस का काम पीएलओ के फौजी दस्तों की वापसी की निगरानी करना था और उस वक्त उनका मकसद बिल्कुल साफ था। मगर अब सवाल ये था कि नया मिशन आखिर है क्या, और अगर कोई तय मकसद नहीं है तो फिर कामयाबी किसे कहा जाएगा। असल में किसी को नहीं पता था। एम्बेसडर डिलन ने भी माना कि हमारे पास इस मसले का कोई हल था नहीं और आखिर में हमने मरीन्स की तरफ ही रुख किया। अमेरिकी फौजी अफसरों ने भी इस पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि हमें हमेशा इस सोच के साथ ट्रेनिंग दी जाती है कि अगर तुम उन्हें इस्तेमाल कर रहे हो तो उन्हें साफ टास्क देना ज़रूरी है। उन्होंने पूछा कि अगर हमसे करवाना क्या चाहते हो, लेकिन इसके बारे में किसी को जानकारी नहीं थी। उनका कहना था कि मल्टीनेशनल फोर्स के पास कोई मिशन नहीं था, कोई रूल्स ऑफ एंगेजमेंट नहीं थे, यहाँ तक कि उन्हें अपनी सुरक्षा करने की भी इजाज़त नहीं थी। उन्होंने कहा कि मुझे शुरू से आखिर तक ये मुहिम पूरी गलत लगी। लोगों की तसल्ली बस इतनी थी कि सबको लगता था कि ये मिशन सीमित पैमाने पर और कम समय का होगा। जनरल वेसी ने कहा कि हमें लगा था कि जैसे ही हमारा गिल्ट थोड़ा कम होगा और कुछ हद तक कानून व्यवस्था वहाँ पर ठीक हो जाएगी, मरीन्स वापस बुला लिए जाएंगे। लेकिन यही लेबनान में सबसे बड़ी गलतफहमी थी कि हालात अपने आप बेहतर हो जाएंगे। 29 सितंबर 1982 को मरीन्स फिर से लौट आए। ऑफिशियल ऑर्डर्स में लिखा गया कि मरीन्स की भूमिका बस प्रेजेंस की होगी, मतलब वो एक स्टेबलाइजिंग फोर्स की तरह काम करेंगे जो लड़ने वाले गुटों के बीच बफर की तरह बनकर खड़ी होगी। लेकिन प्रेजेंस का मतलब ही क्या है? उस समय मरीन फोर्स के कमांडर कर्नल जेम्स मीड ने सवाल किया कि वॉर कॉलेज में ये तो नहीं सिखाया जाता। उन्होंने अपनी उलझन लेफ्टिनेंट जनरल जॉन मिलर से शेयर की, जो अटलांटिक फ्लीट पर मरीन फोर्स के कमांडर थे। जनरल ने जवाब दिया, जिम, असल वजह यह है कि उन्होंने तुम्हें यह नहीं बताया कि क्या करना है, क्योंकि उन्हें खुद ही नहीं पता था कि तुम्हें आखिर करना क्या है। इसके बाद अमेरिकी एम्बेसी का क्या हाल हुआ वो तो मैंने शुरुआत में आपको बताया ही। उस 18 अप्रैल के धमाके के बाद 23 अप्रैल 1983 की शाम 6:30 बजे प्रेसिडेंट रीगन का हेलीकॉप्टर मरीन वन वाशिंगटन के एंड्रयूज एयरफोर्स बेस पर उतरा। आसमान में बादल थे और हल्की बूंदाबांदी हो रही थी, जो उस मौके की उदासी को और गहरा कर रही थी। प्रेसिडेंट और फर्स्ट लेडी उस शनिवार शाम वहां पहुंचे थे ताकि अमरीकियों के उन ताबूतों को सलामी दे सकें जिन पर झंडा लिपटा हुआ था, जिन्हें 6 दिन पहले एम्बेसी बम धमाके में मारा गया था। यह हमला प्रेसिडेंट को बेहद गुस्से में ले आया था। उन्होंने उस हफ्ते अपनी डायरी में लिखा, हे ईश्वर, मुझे माफ कर, उन इंसानों के लिए मेरे दिल में नफरत है जो इतना बेरहम और कायराना काम कर सकते हैं। ये पूरा हफ्ता बहुत मुश्किल रहा। मरीन्स और सिविलियन बचाने वाले लगातार 24 घंटे मलबा हटाने में लगे रहे ताकि कोई जिंदा बचा हुआ मिल जाए। बार बार आवाज़ दी जाती, क्या नीचे कोई है, और फिर पुकार लगती, अगर मेरी आवाज़ सुन पा रहे हो तो चिल्लाओ या हलचल करो। लेकिन कभी किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। लेबनानी मलबे के पास पहरा देते रहे, जबकि मजदूर एक एक स्लैब हटाकर खंडहरों को साफ करते रहे। ये बहुत मुश्किल काम था। इसमें हर वक्त बुलडोजर की घरघराहट और जैक हैमर की धमक सुनाई देती थी। कई जगह आंसू गैस के फटे हुए गोले पड़े थे, जिनकी बदबू ने काम को स्लो कर दिया। इंसानी जिस्मों की तलाश के साथ मरीन्स मलबे में सीक्रेट फाइल्स भी ढूंढ रहे थे। ये बहुत बड़ा काम था, क्योंकि बम धमाके ने CIA का सब स्टेशन पूरी तरह तबाह कर दिया था। सिपाहियों ने मलबे को ट्रकों में भरकर एक सुरक्षित जगह पर पहुंचाया और फिर रात भर तेज रोशनी में फटे पुराने कागजात के ढेर को खंगालते रहे। आखिरी गिनती में साफ हुआ कि इस धमाके में 63 लोग मारे गए, जिसमें 17 अमेरिकी थी। बाकी मारे जाने वाले लेबनानी, मुलाजिम, वीज़ा लेने वाले लोग और सड़क से गुजर रहे आम लोग थे। धमाके में 100 से ज़्यादा लोग जख्मी भी हुए थे। अमेरिका ने शनिवार की सुबह 8:30 बजे बैरूत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक रस्मी प्रोग्राम रखा। वहाँ मरीन्स, नेवी और सिपाही एक
ऑनर गार्ड में खड़े थे और उनके साथ एक लेबनानी फौज का दस्ता भी शामिल था। 6 फौजी ताबूतों को कंधे पर उठाकर C-141 स्टार लिफ्टर जहाज में रखा गया ताकि उन्हें वाशिंगटन भेजा जा सके। एक रिपोर्टर ने लिखा, ये रस्म बहुत सादा और खामोश थी। इसमें न कोई बैंड था और न ही 21 तोपों की सलामी। धमाके ने GMC गाड़ी को पूरी तरह उड़ाकर राख कर दिया था। बस एक्सेल का एक टुकड़ा, पहिए का फ्रेम, कुछ स्प्रिंग और जली हुई लोहे की टुकड़ियां ही बची थी। लेकिन इन्हीं छोटे टुकड़ों से तहकीकात करने वालों ने गाड़ी का सुराग लगाया और पता चला कि ये गाड़ी टेक्सास से खरीदी गई थी, वहां से दुबई भेजी गई और आखिर में लेबनान पहुंच गई। मगर गुनहगार को पकड़ना इतना आसान नहीं था। हमले के बाद के दिनों में 3 अलग अलग ग्रुप्स ने जिम्मेदारी लेने का दावा किया। एक था इस्लामिक जिहाद ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा अरब सोशलिस्ट यूनियनिस्ट और तीसरा सबरा और शतीला शहीदों के वेंजेंस ऑर्गेनाइजेशन। इन सब दावों ने तहकीकात को और उलझा दिया। जब तक असली गुनहगार का पता न चलता, अमेरिका ये भी नहीं समझ पा रहा था कि हमला क्यों किया गया। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने उस वक्त एक संदेश में लिखा था कि इस वक्त तक ये साफ तौर पर नहीं कहा जा सकता कि धमाका किसने किया। मीडिया में अलग अलग शक जताए जा रहे हैं। शक की सुई सीरियंस और ईरानियंस पर भी जा रही थी। उस वक्त अखबारों ने सवाल उठाना शुरू किया कि जब एम्बेसी बैरूत जैसी जगह पर थी, जिसे कई रिपोर्टर दुनिया की टेरर कैपिटल कह रहे थे, तो वहाँ की सिक्योरिटी इतनी कमज़ोर क्यों थी। दूसरी, एम्बेसी में गार्ड्स मशीन गन लिए रहते थे, ऊंची दीवारें और मजबूत इंतजाम होते थे, लेकिन अमेरिकी एम्बेसी सिर्फ लकड़ी के बैरियर और मामूली इंतजाम पर टिकी थी। फ्लोरिडा टुडे अखबार ने लिखा कि बैरूत असल में वॉर जोन है, लेकिन एम्बेसी की चारों तरफ कोई मजबूत दीवार तक नहीं थी। किसी भी टेररिस्ट के लिए बच्चों का खेल है कि एक ट्रक में बारूद भरकर एम्बेसी के गेट तक ले जाए और धमाका कर दे। विंस्टर सेलम जर्नल ने भी लिखा कि एम्बेसी बिल्कुल आसान निशाना थी। एक साबिक लेबनानी आर्मी इंटेलिजेंस ऑफिसर ने कहा था कि यकीन मानिए, हमें साफ नजर आता था कि अमेरिकी बस समुद्र किनारे खुले बैठे हैं, बिल्कुल बेपर्दा। स्टेट डिपार्टमेंट के अंडर सेक्रेटरी लॉरेंस ईगलबर्गर, जो शहीदों की बॉडीज को वापस लाने वाले डेलीगेशन को बैरूत ले गए थे, उन्होंने इन इल्ज़ामों को कम करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि अमेरिकी एम्बेसी किसी मुल्क में इसलिए होती है ताकि वहाँ के लोगों से ताल्लुक़ रखा जा सके। ये कोई किला नहीं है, कोई लॉकर नहीं है। हम स्टील के दरवाज़ों के पीछे छुपकर छोटे छेद से झांकने नहीं आए हैं। हमारा काम है मुल्क से डील करना जहाँ हमें भेजा गया है। लेकिन रिपोर्टर डेविड जुचिनो ने साफ लिखा कि इस खुलेपन की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। आखिर में जिस खुलेपन पर अमेरिकी फ़ख्र कर रहे थे, वही उन्हें टुकड़े टुकड़े में उड़ा गया। बशीर जुमैल, जिसे मार दिया गया था, उसने समझ लिया था कि गरीब शिया तबके के साथ रिश्ते मजबूत करना कितना ज़रूरी है, क्योंकि वो लेबनान की आबादी का तकरीबन 1/3 हिस्सा थे। लेकिन उसके भाई और बाद में प्रेसिडेंट बने अमीन जुमैल की सोच ऐसी नहीं थी। एम्बेसडर डिलन ने लिखा कि अमीन शियाओं को लो क्लास जंगली कहता था, जिसे इग्नोर किया जाना चाहिए। उसकी सोच ने हालात को और बिगाड़ दिया जब उसने आर्मी को हुक्म दिया कि साउथ बैरूत की शिया बस्तियों को बुलडोज कर दिया जाए। इस कदम ने नबीह बेरी को नाराज़ कर दिया, जो अमल नाम की ताकतवर शिया मिलिशिया के लीडर थे। नबीह बेरी कोई आम गुंडा टाइप नहीं थे। असल में वो पेशे से एक वकील थे। जॉन वेन की वेस्टर्न फिल्मों के शौकीन थे। उनके पास ग्रीन कार्ड भी था और वो अक्सर अमेरिका आते जाते रहते थे। उनकी पहली बीवी और 6 बच्चे मिशिगन में रहते थे। अमीन जुमैल ने सिर्फ शियाओं को ही नाराज़ नहीं किया, बल्कि उसने द्रूज कम्युनिटी के लीडर वलीद जुमलाद से भी टकराव मोल ले लिया। जुमलाद प्रोग्रेसिव सोशलिस्ट पार्टी का मुखिया था और उनकी अपनी मिलिशिया थी। जवानी में वो नीली जीन्स और लेदर जैकेट पहनते थे, मोटरसाइकिल रेस किया करते थे। उनके लोग शूप पहाड़ों पर कब्जा जमाए बैठे थे, जो एयरपोर्ट पर तैनात मरीन्स को ऊपर से देख सकते थे। नबी बेरी की तरह जुमलाद भी शुरू में बातचीत के लिए तैयार थे, लेकिन जुमैल ने अपनी जिद और सख्ती से हर मौका बर्बाद कर दिया। उसने ये नहीं समझा कि रिश्ते बनाने के मौके तोड़कर वो सीरिया को एक ऐसा मौका दे रहा है जिससे लेबनान की अंदरूनी दरारें और गहरी होंगी और नेशनल यूनिटी का हर ख्वाब टूट जाएगा। फ्रीडमैन ने तंज में कहा था कि लेबनान की मुस्लिम कम्युनिटी में कोई ऐसा नहीं है जिसे जुमैल ने नाराज़ नहीं किया हो। जुमैल की जिद आखिरकार अमेरिका के लिए बोझ बन गई, लेकिन लेबनान की सियासत में सिर्फ आपसी गुटबाजी ही एक खतरा नहीं थी। 1979 में ईरान में सत्ता में आए आयतुल्लाह खुमैनी ने लेबनान की अफरा तफरी में अपना मौका देखा। उन्होंने 800 रिवोल्यूशनरी गार्ड सीरिया के कंट्रोल वाले वेका वैली में भेज दिए। वहाँ उन्होंने शेख अब्दुल्ला बैरक्स नाम की पुरानी आर्मी कैंप को ट्रेनिंग सेंटर में बदल दिया। ईरानी गार्ड्स साउथ लेबनान की गरीब शिया बस्तियों में फैल गए, मस्जिदों में नमाज पढ़ते, भाषण देते और गुस्से से भरे नौजवानों को अपने साथ जोड़ने लगे। इन कोशिशों से 2 नई शिया तंजीमें बनी। पहली थी इस्लामिक अमल, जिसके लीडर हुसैन अल मुसावी थे। वो पहले केमिस्ट्री टीचर थे, लेकिन नबी बेरी से नाराज़ होकर उन्होंने अपनी दूसरी पार्टी बना ली थी। दूसरी थी इस्लामिक जिहाद ऑर्गेनाइजेशन। इस ग्रुप ने बैरूत में अमेरिकी एम्बेसी पर हुए धमाके की जिम्मेदारी ली थी। इसके लीडर इमाद मुगनिया थे।
जो बैरूत यूनिवर्सिटी छोड़ चुके थे और लेबनानी सिविल वॉर के दौरान यासिर अराफात के साथ लड़ चुके थे। इन दोनों तंजीमों को ईरान की मदद मिलती रही और आगे चलकर इन्हीं को दुनिया हिजबुल्लाह यानी कि पार्टी ऑफ गॉड के नाम से जानने लगी। तो दोस्तों, ये था एक वीडियो जिसमें मैंने थोड़ा डिटेल में बताने की कोशिश की है कि कैसे हिजबुल्लाह बना था। मिडिल ईस्ट की ये सीरीज़ जारी रहेगी। कमेंट्स करके बताइए मेरी कहानियाँ आपको कैसी लगती हैं। सपोर्ट करना चाहते हैं तो चैनल को ज्वाइन कर लीजिए या फिर सुपर थैंक्स भेज दीजिए। तो चल मिलते हैं दोस्तों इसी तरह की एक और वीडियो में। मिडिल ईस्ट के मुद्दों को सही तरीके से कवर करने की मेरी कोशिश है और आपके कमेंट्स मुझे और बेहतर करने का हौसला देते हैं। तो अभी तक अगर ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, वीडियो लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। मैं इस तरह से और ढेर सारे वीडियोज़ आपके लिए लाता रहूँगा। नमस्कार।